वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह एक स्पेशल बैच है राजस्थान एपीओ के लिए। इससे पहले एक वीडियो बना के मैंने आपसे सिलेबस के बारे में बातचीत किया था। आई होप एंड बिलीव कि आपने सिलेबस इसका देखा ही होगा। तो यहाँ पे ये स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे लोग सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा गाइड हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कर हमारे साथ भी आप इस एग्ज़ाम की राजस्थान एपीओ की तैयारी कर सकते हैं। इस राजस्थान एपीओ में इंटरव्यू नहीं है, आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो डायरेक्ट मेंस में जाएंगे और मेंस के नंबरों पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेंस तक पहुंचने के लिए आपको पीटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो पीटी के लिए तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एसटीएस बना रखा है, सुपर टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड, जो हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें हैं सेक्शन 1 से लेके लास्ट तक। तो इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर उसे आप करेंगे हमारे बताए हुए तौर तरीकों से तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा पीटी में कम से कम। और एक चीज़ और कि पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद और मेंस के एग्ज़ाम में गैप काफ़ी कम होता है। तो अगर मेंस की तैयारी आप पहले से नहीं लेके चलेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती है, हो सकता है आप बाहर हो जाए। तो इसलिए हम लोग पीटी और मेन सारा एक साथ ही रोज़ एक क्वेश्चन लिखवाना, बताना, एक्सप्लेन करना। तो आज का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, जस्ट थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, बातें हुई स्टूडेंट्स से जो इस बैच में हैं। और आप उसी जो आज क्लासेज हुई उन्हीं क्लासेज की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग इस वीडियो में अपलोड की जा रही है, उसे आप देखेंगे और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आप इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि अभी एग्ज़ाम होगा उसके बाद डेट आएगी। इस तरह से सोचने पे डेट कब आ जाती है और कब आपको डेट तो आना ही आना है, आज न कल आए। तो जो आपके पास समय है, एक्स्ट्रा टाइम है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऐसा ना हो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे लोग किताब खोलते हैं उनकी तैयारी समय की कमी के कारण कंप्लीट नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। दूसरी बात कि मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि जैसे हमें बिहार ही देना है, हमें यूपी ही देना है, दूसरी जगह का नहीं देना। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमें तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और अपने होम स्टेट में देंगे रिजर्वेशन मिलेगा। लाइक ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस है। तो जो लोग ज़्यादा कैलकुलेशन में रहते अक्सर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती अंततः। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप बिहार को टारगेट कर रहे हैं, बिहार का भी 32 बिहार मेंस का रिजल्ट आएगा। एपीओ के बारे में हम लोग तो दिसंबर से ही सुन रहे थे कि अब जनवरी में आएगा, तब अब आएगा, अब आएगा, बीच में अब चुनाव। अब बिहार एपीओ कब आएगा यह कह पाना आज के माहौल में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली। तो आप बिहार के भरोसे हैं, बिहार का भी कोई एग्ज़ाम नहीं। तो पढ़ाई जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से स्वाभाविक है कि नहीं होगी। जब वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप पीछे रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सुसाइडल होती हैं और इनका खामियाजा एक न एक दिन भुगतना पड़ता है। जब आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में जब कराने हैं तो आपको क्या चिंता, आप ज्वाइन कीजिए, क्लासेज स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, 500 के आसपास टेस्ट सीरीज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप ज्वाइन करके देखिए और अभी फिलहाल ये लाइव क्लास का आप आनंद लीजिए, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। अपने कमेंट और सुझाव हमें ज़रूर बताएंगे वीडियो पे कमेंट करके। और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि हम कोई नई वीडियो शूट करें तो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप राजस्थान एपीओ दे रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर नहीं दे रहे, आपकी जानकारी में अगर आपका कोई दोस्त दे रहा है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं लाइव क्लास। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। ये देखिए रिकॉर्डिंग को। आज हम लोग कुछ खास नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जस्ट आपको थोड़ा गप करेंगे, पढ़ाई कल से करेंगे। क्या गप करना ठीक है ना? गप करने मतलब कभी कभी जरूरी है। हाँ। तो आज हम लोग केवल बातें करेंगे। और राजस्थान आपके लिए दिस इज ए वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं देखता हूँ अपने पूरे लाइफ के दौरान देखा कि कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज के डेट में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए आप कभी आश्वस्त होकर ना चलें कि तैयारी अच्छी है हमारा तो हो ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग होते हैं कि अरे पीटी तो मेरा निकल जाता है। तो और कई बार हमने देखा है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो उनका एग्जाम खराब हो 99% ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों का एग्जाम खराब होता ही होता। तो नंबर 1 की ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आपके सामने एक शानदार हथियार है और वो है आपका सुपर टेस्ट सीरीज। आपको अभी 2 घंटे की क्लासेज हैं। अभी यूपी का भी हम लोग जीके वगैरह, ये अभी इंटरव्यू का शेड्यूल चल रहा है वेस्ट बंगाल वगैरह और एक आध और चल रहा। ये 3-4 दिन में शेड्यूल खत्म हो जाए तो जीके की क्लासेज एज इट इज स्टार्ट होंगी। यूपी के लिए करंट अफेयर और बाकी बहुत सारी और भी जीके की चीजें हैं, जीके का भी सुपर टेस्ट सीरीज है, वो सब किया जाएगा। तो अभी ये 2 घंटे की क्लासेज में लेट मी जस्ट कम टू, ये देखिए सिलेबस। आई एम कमिंग टू यू फॉर सिलेबस। क्या चला गया, कहाँ चले गया हम लोग? सिलेबस किसमें था? हाँ, ये देखिए आपका सिलेबस है। स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को, ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये आईपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो इनके बने हुए हैं सुपर टेस्ट सीरीज। आप लोगों ने देखा ही होगा एसटीएस। साथ में बोलते चलिए। ये सर 3 सब्जेक्ट्स पे हैं। हाँ, तो आपको करना है, रोज एक एक बनाना है और अपना अपना स्कोर बताना है। आपकी सारी एक्टिविटी एसटीएस में हमारे यहाँ रिकॉर्ड होती है।
एसटीएस आप लोग करते क्या है कि 2 दिन बनाते हैं और 4 दिन नहीं बनाते, एक बार बना लिए और फिर छोड़ दिए। तो आप एसटीएस में आप लोगों ने पहले भी बनाए हैं, तो जिन्होंने पहले बनाए उनके 50 आउट ऑफ 50 स्कोर, क्या ये रखा जाए कि हर रोज क्लास में पूछा जाए किनका क्या स्कोर हुआ? यस सर। यस सर, तो चेक रेगुलरिटी बनी रहेगी सर। हाँ, तो हर किसी से स्कोर पूछा जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या उसके आंसर में आपको डाउट है, तो एक दिन पहले उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और कौन से मॉड्यूल का है, सब्जेक्ट और मॉड्यूल विथ स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। हमारा इरादा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन, ये जो मेजर सब्जेक्ट है, इनमें से मिस ना हो। जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, तो इनसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो आपसे। एसटीएस से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जो पीटी आपको करना क्या है, खास करके आपको अभी से ही हम मेंस का भी एक क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन हर रोज लिखना है आपको मेंस पर्पज से। एक दिन आईपीसी, एक दिन सीआरपीसी, एक दिन एविडेंस देंगे। पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती। तो इस बार हम लोगों का टारगेट है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों ने अभी जो बिहार एपीओ पे जो वर्कआउट किया था, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 101 में से जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ हम लोगों के पास थे, उनमें से 66 रिजल्ट हुआ था और ओरिजिनल रिजल्ट 84 हुआ था आउट ऑफ 101। तो इस बार राजस्थान में हम लोगों का टारगेट ये है कि 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट हो, और उसी तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ख्वाब देखना बुरा नहीं है, बुरा तब है जो ख्वाब हम देखते हैं उसके हिसाब से एफर्ट नहीं कर पाते। तो हमें उसके हिसाब से एफर्ट्स हर हाल में करने हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर मेंस की तैयारी आप पहले से नहीं रखेंगे, तो पीटी के बाद, पीटी के रिजल्ट निकलने के बाद और मेंस के एग्जाम में टाइम गैप काफी कम होता है। मेंस की तैयारी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। और राजस्थान एपीओ में इंटरव्यू नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका होना, पीटी और मेंस, पीटी का तो ओनली क्वालिफाइंग है, मेंस ही आपका फाइनल सिलेक्शन है। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बार राजस्थान एपीओ क्वालिफाई करके ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी चॉइस है कि आपको बिहार में जज बनना है या दिल्ली में जज बनना है, आप ज्वाइन करके आप पढ़ते रहिए। पहले से पढ़ा हुआ और आपकी तैयारी अच्छी होगी, बाद में स्विच ओवर कर जाइएगा। तो और इसको, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले पहला टारगेट है कि आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी में एक भी क्वेश्चन पीटी में मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि इनके आपके बने हुए सुपर टेस्ट सीरीज, उसका स्कोर पूछा जाएगा।
तो आप कितने ज्यादा टारगेट लेके नहीं चलना है कि आप उसे पूरा नहीं कर सका। आप टारगेट सिर्फ उतना ही लेके चलें जिसे हासिल कर सकें, राइट। तो आप कितने मॉड्यूल रोज बनाएंगे? बताइए। तीनों का एक एक बना सकते हैं? यस सर। यस यस सर। यहाँ पे यस सर बोलते हैं, और कल को अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। आप यस सर मत बोलिए। पहले आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन मेंस का भी डेली लिखना है, खूब मेहनत कीजिए। तो तीनों का एक एक बनाएंगे या दो बनाएंगे? कैसे सर कर? एक से नहीं काम चलेगा, मिनिमम दो चाहिए। और दोनों सब्जेक्ट्स का एक एक हो जाएगा, और फिर मेंस का भी क्वेश्चन होगा एक टाइम में। हाँ, तो दोनों सब्जेक्ट का आईपीसी और एविडेंस दोनों का एक एक बनाना है आपको। स्कोर पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसे बनाने का तरीका क्या है कि आप आईपीसी जो तरीका आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से बनाना है, कोई दूसरा या तीसरा तरीका आपको नहीं लेना। आईपीसी का बेयर एक्ट रखना है सामने और सुपर टेस्ट सीरीज को खोलना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेट्स गुड, और जो नहीं आ रहे हैं आईपीसी के बेयर एक्ट से देखना है, और वो देखते हुए आपको बनाना है। उसी तरह से एविडेंस भी करना। बेयर एक्ट के साथ साथ आप ये सोचेंगे कि एक बार आईपीसी पढ़ लें उसके बाद बनाएंगे, जो कि अक्सर यही स्टूडेंट करते हैं कि एक बार पहले आईपीसी कंप्लीट कर लें फिर बनाएंगे। तो उनका जीवन में कभी आईपीसी कंप्लीट नहीं होता और वो कभी सुपर टेस्ट सीरीज बना नहीं सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस है। जिन स्टूडेंट्स ने सोचा कि पहले आईपी, आप मान लीजिए कि आपको 50 में 50 क्वेश्चंस देखना पड़ रहा है बेयर एक्ट से, नो इश्यूज। आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है कि जो क्वेश्चन वो आप जानते हैं वो ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करके उसका आंसर लिखेंगे। क्या करेंगे? चलिए, जो सुपर टेस्ट सीरीज में तो जो आ रहा है वो तो ठीक है, चलिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? नोट डाउन करेंगे। हाँ, मतलब एज इट इज नहीं नोट डाउन कीजिए कि ये क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, ऐसे नहीं। आप उसका थीम एक लाइन में, वन सेंटेंस में बस थीम नोट कर लीजिए। तो ये आपको हर हाल में करना है। मानसी इज देयर? यस सर। मानसी, हम लोगों का यूपी में पिछले साल वो था, वो 9 माइनर एक्ट में SC ST और पॉक्सो। यस सर। यूपी में था ये SC ST और पॉक्सो। सर 9X में है। ये तो इनका भी बना होगा सुपर टेस्ट सीरीज, SC ST और नहीं पॉक्सो। सर, सुपर टेस्ट सीरीज नहीं है सर इसका। यूपी के तो सारे 9 जो माइनर एक्ट थे यूपी वाले में बनाए थे हमने। बट सर इनके नहीं सर। हैं? सर इनके टेस्ट सीरीज में ही सर चेक किए थे। SC ST और जुवेनाइल, ये पॉक्सो ये नहीं है। नो सर। सर SC ST और वो सब, और जुवेनाइल तो सर था ही नहीं इसका तो जो सर। जुवेनाइल नहीं था, जुवेनाइल नहीं था। जी सर। तो चलिए, SC ST की वीडियो रिकॉर्डिंग है बिहार APO वाले, तो इनके लिए क्या किया जाए कि एक बार आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें, फिर से पढ़ा दिया जाएगा। सर जुवेनाइल से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत टिपिकल है।
माइनर में। ठीक है, जुवेनाइल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस थोड़ा थोड़ा हम लोग आईपीसी थोड़ा एविडेंस लेंगे और एक एक्ट को पढ़ेंगे। ये अब चूंकि ये हमारी जिम्मेवारी है कि आप लोग हमारे बताए तरीके से चले, हर किसी का रिजल्ट होगा, गारंटेड रिजल्ट होगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है, एक जुवेनाइल जस्टिस, ये 3 तो थे एपीओ में, SC ST पॉक्सो आर्म्स एक्ट, ये 3 तो थे ही ना। जी सर। हम लोग को जो नया जो एक्ट हो गया, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, आपका जुवेनाइल केयर, जुवेनाइल जस्टिस, राजस्थान एक्साइज, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ये 92 का और एक 2022 का ये, और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 30%। सर पीटी में 30% का वेटेज। और मेंस में? सर मेंस में 50-50 मार्क्स के ऐसे। हाँ, तो पहले पीटी क्वालिफाई करें तो इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी लेवल का जो ग्रामर वगैरह और बहुत सारी चीजें, ये हिंदी इंग्लिश भी कराई जाएगी। और आप ये मत मान के चलिए कि टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बिल्कुल नहीं है। ये अगर किसी के माइंड में ये आता है कि अभी तो चुनाव होगा, चुनाव के बाद डेटें आएंगी, तो अगर माइंड में ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मैं क्लास से आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि टाइम बहुत है और ये है वो है। आप ये मान के चलिए कि टाइम बिल्कुल नहीं है, जितनी हम लोग रिवाइज कर सकें उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो आज हम लोग आज ही से स्टार्ट कर देते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। क्या आज तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं हो ये बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का होना बहुत जरूरी है। मेरे को नहीं लगता कि आप सबों के पास होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। है सबके पास या नहीं है? है सर। है सर। 2-4 लोगों को छोड़ के बहुतों के पास नहीं भी होगा। विवेक है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं। तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ हाँ, तो इसे 1-2 दिन में आप ले लीजिएगा। आज ही मॉम डैड किसी को भी फैमिली में बोल के, आज आपका 5 बजे से फिर दूसरा क्लास है, तो क्लास के बाद किसी को भी भेज के आप जैसे विद इन 1-2 दिन के अंतर्गत ले लीजिए। हम लोग बुधवार से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट करेंगे। आज राजस्थान तो लोगों को मिलना पड़ेगा। हाँ, ये जितने ये जो सिलेबस में है, ये सिलेबस है कि नहीं आप लोगों के पास? है सर। सिलेबस है ना सबके पास, या किसी के पास नहीं भी है? हाँ, आपने फॉर्म भरा होगा तो सिलेबस आई होप एंड बिलीव कि आपने डाउनलोड किया होगा। तो सिलेबस जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको सिलेबस दे दूंगा। और ये जितने बेयर एक्ट हैं वो सारे के सारे बेयर एक्ट लेने हैं आपको। और 2-4 दिनों में थोड़ा हम प्लान बना लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी और इंग्लिश का बेसिकली एक हिंदी ग्रामर की भी किताब, और एक आप लोगों ने रेन मार्टिन पढ़ा है, ग्रामर में कौन सा पढ़ा?
या नेसफील्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा? केपी ठाकुर पढ़ा? इंग्लिश ग्रामर में रनन मार्टिन सर। हाँ, तो वो अपनी किताबें अगर होंगी तो उन्हें निकाल लीजिएगा, और नहीं होगा तो परचेज कर लीजिएगा। तो चूंकि 30% पीटी में है, और हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप लोगों को रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, सारे जनरल कैटेगरी में आएंगे। राजस्थान में मिलेगा कोई रिजर्वेशन? नो सर। तो सारे जनरल कैटेगरी में, और टारगेट है कि हर किसी को क्वालिफाई करना। तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, हम लोग पहले अपना 100% दें। तो हम थोड़ा आपको सुपर टेस्ट सीरीज यहाँ निकाल लेते हैं। सुपर टेस्ट सीरीज सब लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? प्रकाश, एक दिन आपने शायद मैसेज किया था कि सुपर टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल रहा। मेरे माइंड से बात निकल गई थी। सर मैंने ढूंढ लिया, पहले मिल गया ना? ढूंढ गया था। अच्छा अच्छा। चलिए, जब आपको मिल गया तो डेट्स गुड। और तो सब जानते ही हैं। प्रगति, तुम भी जानती हो सुपर टेस्ट, कल तो तुमको दिखाया था हमने। यस सर। तो अंकित, सुपर टेस्ट सीरीज जानते हो? अंकित आनंद, जी सर। सुपर टेस्ट सीरीज का पता है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो रोज एक एक बनाना है, एक आईपीसी और एक एविडेंस। इनमें जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो खुद से रिसर्च करना है, देखना है बन जाए। जब कोशिश करके थक गए और नहीं बनता है, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सब्जेक्ट और मॉड्यूल नंबर, ये 3 चीजें हमें एक दिन पहले एडवांस में भेजना है, ताकि अगले दिन हम उसको क्लास में ले सकें। हमें आप भेजिएगा तो हमें भी तैयारी करनी पड़ती है, और निकाल के देखना पड़ता कि, और पूरी तरह आश्वस्त होना पड़ता। क्लास लेना इतना आसान काम नहीं है। क्लास लेने से पहले एक टीचर को भी अपना होमवर्क करना पड़ता है, चाहे वो जैसा भी टीचर हो। ये मैंडेटरी है, हर टीचर को ही मस्ट डू हिज होमवर्क। तो आपका जो भी डाउट क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें भेजिएगा, एक दिन पहले भेजिएगा, और अगले दिन वो क्लास में लिया जाएगा। आप जब भी भेजिएगा उसके नेक्स्ट डे लिया जाएगा। लेकिन डाउट के साथ जीना नहीं है। डाउट है, पहले कोशिश कीजिए खुद से क्रैक करने के लिए। खुद से क्रैक हो जाता है तो एक कॉपी बनाइए, और कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम आपसे ये चेक करते रहे यदा कदा कि आपने जो डाउट, जो गलती हुए थे, वो क्वेश्चन कॉपी में कहाँ नोट डाउन किए हैं। क्योंकि यहाँ पे तो कह दिया जाता है कि नोट डाउन कर लीजिए, और आप करने बैठते हैं। तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस बता रहा कि यहाँ पे तो सब लोग हामी भर लेते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। तो आप नहीं करेंगे, आपका भविष्य अंधकार में होगा, आपकी फैमिली परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, हमें भी बहुत बुरा लगेगा कि मेरा एक स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हो गया। तो जो चीजें बताई जा रही हैं वो मैंडेटरी हैं। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे कॉपी में नोट करना है। हम कॉपी आपकी चेक करें, गलत क्वेश्चन के हिसाब से क्या करें? हम और आप मिलके ही इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आप हमें बताइए कि हम आपसे पूछें कि आप कॉपी दिखाओ भैया, कहाँ नोट किए हो।
सर पूछ लीजिएगा। पूछना क्या, पूछने पे तो सारे लोग पढ़े हुए हैं, सारे कहेंगे कि हाँ हाँ नोट कर लिया। कॉपी हम चेक करेंगे कि पूछेंगे? सर कर लीजिएगा कॉपी से। एक अलग से कॉपी बनाइए डाउट क्वेश्चन का, और हम कभी भी आपसे मांग सकते हैं। और कॉपी खोना नहीं चाहिए। कॉपी खोने का मतलब कि आपने नोट नहीं किया। तो उसका सॉल्यूशन भी नोट कीजिए। तो चलिए, मतलब आज चूंकि फर्स्ट क्लास है, तो दिस इज अबाउट आवर स्ट्रेटजी, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ। अब आईपीसी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान पीटी में बहुत बार पूछ दिया जाता है। अभी भी जो एग्जामिनर हैं उन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई ड्राफ्ट कब आया फोर्स में, और कब लिखा गया है। ये आईपीसी को लागू कब किया गया? 1 जून 1862। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सुपर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और आपको ये लागू करने वाली सारी चीजें किसने लिखा था, कैसे लिखा था, वो सारे उन चीजों को हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ टाइम लगेगा। एक चीज आपको यहाँ पे हम बताएंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपडेशन ऑफ आईपीसी और इंट्रा टेरिटोरियल, इससे क्वेश्चन डेफिनेट रहेगा आपको। तो हम लोग की अभी टीचिंग होगी, क्योंकि सुपर टेस्ट सीरीज बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। तो सुपर टेस्ट सीरीज इसीलिए बनाया गया कि आपका भी समय बचे, हम लोगों का भी समय बचे, तैयारी कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। तो जो चीजें सुपर टेस्ट सीरीज में है यहाँ हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ रिपीट करेंगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा। टाइम मैनेजमेंट, तो वो सारी चीजें आप मैंडेटरी है, हर किसी को करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। सेक्शन 2, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। Section 2, punishment of offences committed within India, IPC. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India. So Section 2 talks of every person. Every person means either he is Arvind Kejriwal or either he is हेमंत सोरेन। पॉलिटिक्स पे मत जाइएगा, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब कि अमीर हो गरीब हो, कानून किसी में भेदभाव नहीं करता। इन्हीं चीजों को हम लोग आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो बाकी चीजें वो देखेंगे। कहने का मतलब कि एवरी पर्सन, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ए लेबरर, every person, there is no reservation, but despite that there is concept of sovereign immunity.
which is provided by Article 361 प्रेरणा, अब बिल्कुल आप टाइम से पंक्चुअल हो जाया करो, ठीक है? सॉरी सर, बस आज के लिए सर, कल से मैं टाइम पे ज्वाइन ठीक। करूंगा। और भाई सब लोगों के लिए है, लेट ज्वाइनिंग किसी को भी अलाउड नहीं की जाएगी। सब लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए लाइफ में अगर कुछ करना है तो सेक्शन 2 तो ये कहता है कि एवरी पर्सन इज शैल बी लायबल टू पनिशमेंट। तो सेक्शन 2 डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्सेप्शन, but we have Article 361 into the Constitution of India। देखा है आप में से किसी ने आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस सर। प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख, दे आर नॉट लायबल टू पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट डन in discharge of his official duty or like that। तो this article 361 recognizes the principle of sovereign immunity कि उन पे कोई मुकदमा जब तक वो पद पे रहेंगे तब तक नहीं हो सकता। Apart from that, we have international conventions, foreign diplomats, foreign ambassadors। पुराने जमाने में भी आप देखेंगे दूत को सजा नहीं दी जाती थी। दूत को अंग्रेजी में आज के जमाने में हम लोग एम्बेसडर कहते हैं। तो सेक्शन 2 इज ए जनरल प्रोविजन, ये कहता है कि हर किसी को सजा होगी अगर उसने कोई ऑफेंस किया है। तो एवरी एक्ट और ओमिशन, तो ऑफेंस का जो डेफिनेशन है, ऑफेंस कंस्टिट्यूट्स बोथ एक्ट और ओमिशन। एक्ट तो समझ में आता है कि हमने पिस्टल अपने हाथ में लिया, घोड़ा दबाया और उसकी डेथ हो गई। ऑफेंस इज कमिटेड बाय एक्ट। But how can an offense be committed by way of omission? Omission के जरिए कैसे offense होगा? Any example? किसी कैदी को खाना ना देना। Yes, very good। किसी कैदी को खाना नहीं देना, तो omission भी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, जानबूझकर वो भाग रहा है तो उसे रोकना नहीं है। तो ऑफेंस के डेफिनेशन में दोनों आते हैं, एक्ट और ओमिशन, आगे हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 2 जो कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। तो क्रिमिनल लॉ में सजा मन माफिक तरीके से हम नहीं दे सकते। जो सजा लिखी हुई है उस एक्ट में वही सजा दे सकते, उसे इतर तितर भीतर कोई दूसरी सजा नहीं दे सकते। दिस इज गारंटीड बाय व्हिच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 20 क्लॉज कि नो वन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 20 कॉन्स्टी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के स्पिरिट को ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है सेक्शन 2 में। और जो इनकॉर्पोरेशन की जो शब्दावली यहाँ पे यूज की गई है
वो इस तरीके से एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। तो नॉट अदरवाइज क्या आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 से कॉरस्पॉन्ड करता नहीं करता? बोलिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द कोड इस सब का मीनिंग क्या हुआ? मतलब जो आईपीसी में सजा दी गई है उन्हीं के हिसाब से सजा होगी और किसी दूसरे हिसाब से सजा नहीं होगी। अब किसी ऑफेंस की सजा 2 साल दी गई है तो उसे 5 साल की सजा नहीं होगी। कैन वी से सो? बोलिए, जवाब दीजिए। बाकी बच्चे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, क्यों चुप हो गए? आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ? लायबल टू पनिशमेंट अंडर द कोड, मतलब जो पनिशमेंट आईपीसी में प्रोवाइड की गई है उन्हीं में से पनिशमेंट होगी, अपने मन माफिक तरीके से नहीं होगी। इज इट ओके? Yes, sir. और इसी बात को आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में भी कहता है, नो वन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग सेंटेंस में और अलग अलग थीम में लिखा हुआ। क्रिमिनल लॉ हैज टू बी इन राइटिंग। क्रिमिनल लॉ सो फार एज पनिशमेंट, आप ये इस थीम को समझिए। मान लीजिए कि हम लोग प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट, अल्ट्रासाउंड में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का सेक्स क्या है, बच्चा मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड। तो इस एक्ट के आने से पहले डॉक्टर से पूछा जा सकता था और डॉक्टर बताता भी था। तो हमारे देश में फीमेल इन्फेंटिसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड? देखिए, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, और साइड जो होता है हत्या करना, जैसे हम लोग होमिसाइड पढ़ते हैं, इसे जीनोसाइड, बहुत तरह का सुइसाइड,
तो ऐसे आप लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ना है ना राजस्थान में, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की घटनाएं काफी होती थी। लोग डॉक्टर से पता करके, बहुत वो जमाना दौर कुछ और था, तो कानून बना दिया गया कि भ्रूण की जांच नहीं होगी, कोई उसका वायोलेशन करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, यूपी में शायद वो पढ़ना है हम लोगों को, यूपी में है ना मानसी? यस सर। हाँ तो कंसेप्शन की मेटर। हाँ, यूपी के बैच से जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको फिर से बताएंगे। तो अगर कानून नहीं बनाया जाता तो फिर सजा नहीं दी जा सकती, और इसी बात को सुनिश्चित करता है सेक्शन 2 भी, और इसी बात को सुनिश्चित करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भी। और बाकी और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 में कॉन्स्टी के क्लास में। पनिशमेंट मतलब जो आज एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के हिसाब से जो आज की डेट में ऑफेंस है, तो आज की डेट में जो उसका पनिशमेंट है उसी के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट मस्ट नॉट एक्सीड व्हाट द पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। तो सजा ज्यादा नहीं होगी जितनी सजा प्रोवाइड की गई है, तो उसी चीज को लिखा हुआ है आईपीसी में, नॉट अदरवाइज। और उसी चीज को आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 2। सेक्शन 2 से क्वेश्चंस सुपर टेस्ट सीरीज में है, वो आप देखिएगा और बनाइएगा। कमिंग बैक टू सेक्शन 3, punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India। तो ये कहता है सेक्शन 3 कि ऐसे ऑफेंस जो कि कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड इंडिया मीन्स बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या ऐसा कह सकते हैं? यस यस। तो आईपीसी के जो ऑफेंसेज हैं वो अगर इंडिया से बियॉन्ड होते हैं और उनका इंडिया में ट्रायल अगर होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगी? तो सेक्शन 3 से एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this court for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो सेक्शन 3 हम लोगों को ये बताता है कि an offence which is committed beyond India, पहली चीज, such offense can be tried within India by Indian law
मतलब कुछ ऐसे ऑफेंस हैं, अब जैसे देखिए पोर्नोग्राफी, कुछ ऐसे फॉरेन कंट्री है कि वहां पे ऑफेंस नहीं है, लेकिन ऑब्सनिटी इज ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ। तो अगर हम लोग को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों को साथ मिला के पढ़ना है फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, तो सेक्शन 3 यही कहता है कि कोई ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो ऑफेंस है कैन बी ट्राइड विद इन इंडिया बाय इंडियन लॉ। तो तीसरा क्या है कि इट शैल बी punishable in the same manner as if committed। यहां पे क्या भरेंगे खाली जगह पे? कमिटेड विद इन इंडिया। तो सेक्शन 3 बस एक लाइन कहता है, एक लाइन का है सेक्शन 3 कि कोई ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया कमिट। देखिए जो इंडिया में ऑफेंस होता है उसमें तो इंडियन लॉ तो होगी, लेकिन कोई ऑफेंस इंडिया से बाहर कमिट होता है और उस ऑफेंस का इंडियन कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो वो ऑफेंस में इसी तरह से सजा दी जाएगी कि एज इफ कमिटेड विद इन इंडिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन से ऑफेंस हैं जो बियॉन्ड इंडिया कमिट हो सकता है और किन लोगों के द्वारा हो सकता है। तो इस चीज का आंसर आपको मिलता है सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 and 4। सेक्शन 3 gives you idea of extra territorial application of IPC। केवल आईपीसी में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, तो सिर्फ आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है, बाकी एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन नहीं है। तो हमें सेक्शन 4 से ये जानकारी मिलेगी कि बियॉन्ड इंडिया के केस में और किन किन चीजों पे, किन किन लोगों पे आईपीसी लागू होता। सेक्शन 3 ये सिर्फ इतना ही कहा गया सेक्शन 3 में कि अगर कोई आईपीसी का ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया कमिट होता है और इंडियन कोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है, तो वो ऑफेंस में सजा एज इफ कमिटेड विद इन इंडिया होगी। एक लाइन में सेक्शन 3। आप में से कोई बोल के बताएगा हमें कि सेक्शन 3 में हमने क्या बताया? एनी ऑफ यू? अरे कोशिश कीजिए, गलती होगी तो होगी, देखा जाएगा। गलती आप कोशिश कीजिए, वो गलती हम ठीक करेंगे। कोशिश कीजिए, अब यहाँ पे वो शर्माना नहीं है। An offense which is tried in beyond India, an offense which is committed beyond India can be tried in India and will be punished in the same manner as it is committed in India. That's good। थोड़ा सा गलती किया आपने। If an offense is committed beyond India and which can be tried by Indian law within India,
then it shall be punished in the same manner as if committed within India. थोड़ा सा एक लाइन रह गया था आपसे, तो चलिए अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें बताता कि किन किन लोगों पे आईपीसी लागू होता और किन किन चीजों पे लागू होता। तो सेक्शन 4 से आप लोगों के सबके पास है ना आईपीसी? यस सर। यस सर। प्रगति आईपीसी है आपके पास? यस सर। यस सर। तो सभी लोग देखिए, हमारी क्लासेज का ये है कि बेयर एक्ट बिल्कुल होना चाहिए। बेयर एक्ट के बिना क्लासेज अलाउड नहीं है। बेयर एक्ट हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो सेक्शन 4 में पढ़ रहा हूं, आप लोग निकाल के देखिए। एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज। तो द प्रोविजन ऑफ दिस कोड में the provision of this code apply also to the any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। तो कोई भी सिटीजन है, वो चांद पे भी जाके अगर ऑफेंस करता है, किसी भी कंट्री में जाके ऑफेंस करता है, तो उस पे आईपीसी लागू होगा। इंडियन सिटीजन, पहला क्लियर? इसमें कोई चीज, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो हो गया पहला कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन पे। एनी पर्सन, तो सेक्शन 4 को देखिए, दिस इज सेक्शन 4। तो 3 चीजें हैं इस पे। एनी सिटीजन यूज किया गया, एनी इंडियन सिटीजन। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि जो सिटीजन है उस पे उस देश का कानून लागू होता। ये कन्वेंशन है, लेकिन आईपीसी में क्लैरिटी से इस चीज को लिख दी गई। तो अब पॉक्सो एक्ट इंडियन सिटीजन पे लागू होगा। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, वो इंडियन सिटीजन पे लागू होगा। तो जो इंडियन सिटीजन नहीं है उस पे आईपीसी लागू होगा या नहीं होगा? यहां पे एक चीज आपको समझना है, मेरा सवाल है, ए हु इज नॉट इंडियन सिटीजन, ऑप्शन ए।
ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? इसमें भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में आके मर्डर कर दे तो 302 का मुकदमा उस पर चलेगा कि नहीं चलेगा? डी होगा। तो ये बात कहाँ, कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 में लिखी हुई है या सेक्शन 2 में लिखी हुई है? सेक्शन 2 में सर। ये आपके होमवर्क में दे दें, कल देख के बताइएगा। बढ़िया से पढ़िएगा और देख के बताइएगा। ये आपका होमवर्क वीडियो में देखिएगा और हमें देख के बताइएगा कि सेक्शन 2 में है या सेक्शन 4 में है। और अब क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे ही होता है। तो हम लोग कर रहे थे सेक्शन 4 में कि आईपीसी इज एप्लीकेबल अपॉन एनी इंडियन सिटीजन। दूसरा जो है एनी पर्सन ऑन एनी शिप। ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट registered in India wherever it may be। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये टर्की एयरलाइंस का कोई हवाई जहाज है। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये टर्की एयरलाइंस का हवाई जहाज यूएसए में है और वहां पे कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इस पे कोई क्राइम करता है तो क्या उस पे आईपीसी लागू होगा या नहीं होगा? हाँ। तो जो सेकंड है आपका कि कोई भी आदमी जो शिप और पानी का जहाज और हवाई जहाज अगर इंडिया पे रजिस्टर्ड है इंडिया में तो वो इंडियन प्रॉपर्टी है। ये कहना अच्छा नहीं है कि इंडियन प्रॉपर्टी है। उस पे कुछ भी होगा, एनी शिप एनी एयरक्राफ्ट इफ रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो कहीं भी हो, फिर लिखा हुआ बियर एक्ट में देख के बताइए वेयर एवर इट में भी। देखिए सेक्शन 4 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। यस सर। तो कहीं भी हो, चाहे युगांडा में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे घाना, सुमात्रा, किसी भी कंट्री में हो या चांद पे हो, कहीं भी हो, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उस पे मौजूद सभी लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, उस पे मौजूद सभी लोग, कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन अगर इंडियन एयरक्राफ्ट पे, ऐसा एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है,
ऑस्ट्रेलिया में अगर वो एयरक्राफ्ट है और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन उस पर कोई ऑफेंस करता है तो उसको सजा क्या मिलेगी? एज इफ शैल बी कमिटेड, शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इंडिया। तो आपका फेयर एवरिट में भी। और तीसरा, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया committing offense targeting a computer resource located in India। तो कोई भी आदमी कहीं से भी अगर कंप्यूटर रिसोर्स, अब हमारा कंप्यूटर यहाँ इंडिया में है, इस पे कोई लंदन से किसी ने वायरस छोड़ दिया तो उस पे आईपीसी लागू होगा, उस पे इंडियन कोर्ट में मुकदमा चल सकता। तो सेक्शन 4 जो हमें बताता है कि सेक्शन 4 इज एक्सटेंशन ऑफ आईपीसी टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज ऑन विच आईपीसी इज एप्लीकेबल, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? एवरी ऑफेंस ऑफ आईपीसी हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो जितने भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज हैं सब पे आईपीसी लागू होगा। यहां समझने वाली बात यह है कि आईपीसी को एक्सटेंड कर दिया गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज। तो आईपीसी का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज है वो किन किन परिस्थितियों में हो सकती है, तो डेट इज एक्सप्लेन्ड बाय सेक्शन 4। इंडियन सिटीजन पे आईपीसी लागू होगा या नहीं होगा बताइए? वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में। बाइगेमी इज एन ऑफेंस। बाइगेमी अभी है कि बाइगेमी को हटा दिया गया? अच्छा अच्छा, एडल्ट्री हटा दिया गया, गुड। तो अगर अब मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री है जहां बाइगेमी ऑफेंस नहीं है, तो कोई इंडियन सिटीजन अगर उस कंट्री में जाता है जहां बाइगेमी ऑफेंस नहीं है और दूसरी शादी कर लेता, तो उस पर आईपीसी लागू होगा या नहीं होगा? 494 का मुकदमा होगा या नहीं होगा? अब मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है,
वो दूसरे कोई ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ये ऑलरेडी मैरिड है, ये ऑस्ट्रेलियन गर्ल से दूसरी एक और शादी कर लेता है, और ये शादी इंडिया जयपुर में करता, जयपुर इंडिया में है, तो क्या इस पे बाइगेमी का मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर, क्योंकि कंसीक्वेंस इंडिया में वो है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन लॉ के हिसाब से बाइगेमी ऑफेंस नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा हम लोग अगर सोचें तो क्राइम का सीआरपीसी में हम पढ़ाएंगे आपको, एवरी क्राइम हैज इट्स लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो क्राइम के केसेज में एक क्राइम इज टू बी ट्राइड तो ये एक जनरल लॉ है। हम लोग 177 आईपीसी में, सॉरी 177 सीआरपीसी से लेके 189 तक वो जनरल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी, तो ये सारी चीजें दी हुई है सीआरपीसी में, हम लोग देखेंगे। तो क्राइम का एक जनरल रूल है कि जहां पे क्राइम हुआ वहीं की कोर्ट उसे ट्राई कर सकती है, लेकिन आईपीसी सेक्शन 4 में एक एक्सेप्शन बनाया गया और ये बताया गया कि जो कैटेगरी दी हुई है सेक्शन 4 में, कि उन कैटेगरीज में भी आईपीसी लागू होता है और आईपीसी लागू होता है और उन ऑफेंसेस को माना जाएगा कि एज ए कमिटेड विद इन इंडिया। तो एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है, 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम कुछ आपको बता दें। एक क्वेश्चन जरूर लिख के, हर रोज एक क्वेश्चन देंगे, तो ये क्वेश्चन अगर रोज का रोज नहीं लिखिएगा तो फिर तो हो नहीं पाएगा। हर रोज एक क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। और जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन ये है, आईपीसी 10 मार्च 15 मार्च जितने भी मार्च के हैं, अभी आप लिखते जाइए, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो कितने मार्च का वो थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखने के लिए हम कौन कौन से सेक्शन का चर्चा करेंगे?
So 3 or 4. हाँ, तो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, आपको क्या बताया गया था कि पहला आप अगर मान लीजिए कुछ आपको नहीं मिलता है इंट्रो अच्छे तौर पे, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन से शुरू हो जाइए। द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस with regard to extraterritorial application of IPC is provided under section 3 and section 4. Up section 3 provides ये देख के आप जो सेक्शन 3 जो है उसको लिखिएगा, उसके बाद सेक्शन 4 प्रोवाइड्स। और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इसे लिख लीजिएगा और लिख के हमें दिखाइएगा। तो इसका सेक्शन 4 का एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन पढ़िए। Read illustration of section 4. Who is a citizen of India commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place of India in which he may be found. हाँ, तो जहां भी वो मिलता है कहीं भी उसका ट्रायल हो सकता है। तो उसका ट्रायल कहाँ होगा, इस संदर्भ में रूल्स बनाए गए हैं। जहां पे वो मिलता है वहीं की कोर्ट में। तो वो इंडियन सिटीजन है, उसने उगांडा में मर्डर किया, तो उगांडा की लॉ तो ट्राई उसको करेगी ही करेगी। और कुछ ऐसे भी ट्रीटी हैं, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, हम लोग क्यों कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम को हमें दे दो, हमारे यहाँ का अपराधी है, उस पर मुकदमा चलाएंगे। उसका अपराधी जो दूसरे देश में चला जाता है, सर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ही इसको लाया जाता है। हाँ हाँ, तो एक्स्ट्राडिशन जो है गिविंग अप ऑफ एन एक्यूज फॉर ट्रायल, गिविंग एन एक्यूज for trial into another country, उसको हम लोग एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, किसी भी देश को किसी देश से नहीं मिल सकते। अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है दो गवर्नमेंट के बीच में तो होता है, दैट इज नॉन एज एक्स्ट्राडिशन। तो अगर मान लीजिए कि युगांडा का सिटीजन commits murder of an Indian in Uganda, तो इसका मुकदमा कहाँ चलेगा, इंडिया में चल सकता है। इंडिया में चल सकता है।
इंडिया में ही चलेगा सर। इंडिया में ही चलेगा। ये बहुत खराब बीमारी है कि एक बच्चे ने जो कहा आपने वही सुना और वही जवाब दिया। अब जिन्होंने जवाब दिया है कोई जरूरी है कि उनका आंसर सही हो? युगांडा सिटीजन ने इंडिया में मर्डर किया है। युगांडा होगा, युगांडा। युगांडा सिटीजन पे इंडियन लॉ कब एप्लीकेबल होगा? वो इंडिया में करेगी। हाँ, when he is in India। ये बात when he is within India, ये बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन 2। तो युगांडा सिटीजन मर्डर युगांडा में करता है, ही इज नॉट विद इन इंडिया, तो युगांडा सिटीजन पे आईपीसी लागू होगा? नो सर। हाँ सर। युगांडा सिटीजन ने इंडियन सिटीजन का मर्डर किया तो जो हम लोगों ने यस क्या चीज सेक्शन 4 आपकी आवाज गूंज रही है बहुत, क्या बोल रहे हैं ये? सर कह रहे हैं कि ये सेक्शन 4 के तहत मुकदमा हो सकता है क्या युगांडा सिटीजन पर? सेक्शन 4 के 3 कंडीशन दिए हुए हैं। 3 कंडीशन में कोई कंडीशन 4 क्लॉज 1 कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो युगांडा सिटीजन ने मर्डर किया है तो इज ही इंडियन सिटीजन? हाँ सर। ये उगांडा वाला इंडियन सिटीजन है, ही उगांडा सिटीजन। युगांडा का सिटीजन। ये इंडियन क्लॉज 1 किस पे लागू होगा? ओनली अपॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। अरुण किस पे लागू होगा क्लॉज 1? अरुण बोलो, बताओ। क्लॉज 141 का पढ़ो, पढ़ के सुनाओ हमें। हाँ, तो क्लॉज 1 ऐसा नहीं है कि हर किसी पे लागू हो। क्लॉज 1 के एप्लीकेबिलिटी के लिए द एक्यूज मस्ट बी इंडियन सिटीजन। अगर एक्यूज इज नॉट इंडियन सिटीजन तो क्लॉज 1 अप्लाई होगा उस पे। हाँ सर। क्लॉज 2, अगर कोई इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो कहीं भी हो उस पे कोई ऑफेंस होता है तो क्लॉज 4 अप्लाई होगा। और इसका तीसरा क्या है क्लॉज 3 कि कंप्यूटर रिसोर्स, तो युगांडा सिटीजन अगर युगांडा में इंडियन का मर्डर करता है तो ही शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ उगांडा। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मर्डर ऑफ इंडियन कमिट्स मर्डर ऑफ इंडियन ऑफ एन इंडियन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने डाला था यहाँ पे। ये क्वेश्चन ठीक था समझने के लिए? है क्या चीज? सर इंडियन बात देख के थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, सिर्फ आईपीसी आ जाती है उसे देख के। नहीं तो यही आपका सफलता का मूल मंत्र क्या है? आप हड़बड़ी में करोगे। झारखंड में ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग गलतियां करके आए हैं। आप अगर हड़बड़ी में करोगे तो गलतियां होंगी, डेट इज बाउंड टू हैपन।
तो हड़बड़ी में नहीं करना है आपको कि आप पढ़ो, सोचो, समझो, फिर जवाब दो। जवाब देने में जल्दबाजी करोगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और एग्जामिनर को पता है ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर स्टूडेंट मीन्स कि जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको सोचना पड़ेगा। जब आप हमारे स्टेज में आओगे तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा, आप बना सकते हो इसको, मतलब इतना तजुर्बा आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आईपीसी में एक्यूज की बात की गई है या विक्टिम की बात की गई है? बाकी बच्चे लोग बताइए, आईपीसी में एक्यूज की बात की गई है या विक्टिम की? हाँ, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ जो आईपीसी है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन, कितना आसान है, इंडियन सिटीजन या आपका शिप एयरक्राफ्ट इफ रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो शिप एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो उस पर कोई भी हो तो उस पर आईपीसी लगेगा, या कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। सेक्शन 3 सिर्फ इतना ही कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ। तो हु इज लायबल बाय इंडियन लॉ, ये कहां प्रोवाइड किया हुआ? सेक्शन 4 में। आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शन 3 की जो पहली लाइन है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, तो मैं इस संदर्भ में पूछूं कि हु इज लायबल बाय इंडियन लॉ, तो इसका जवाब कहां मिलता है? आप समझ नहीं रहे हैं। सेक्शन 4 में सेक्शन 3, हाँ, सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ is to be can be tried for offenses committed beyond India as if it was committed within India। तो सेक्शन 3 कहता है कि जो बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस होते हैं उनको ये माना जाता है कि एज इफ इट इज विद इन इंडिया कमिट किएगा। तो सिंपल क्वेश्चन कि who are subject to Indian law for purposes of IPC। अगर मैं पूछूं कि who are subject to Indian law for the purposes of IPC, तो इसका जवाब कौन से सेक्शन में मिलता है? अब चुप हो गए, नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन इज तो इसका सेक्शन 2 में ऑल पर्सन्स विद इन इंडिया
और सेक्शन 4 इन 2 लोगों पे लागू होगा। सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि ऑल पर्सन्स विद इन इंडिया, एवरी पर्सन। और सेक्शन 2 में बताया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, आर्टिकल 361 एंड अदर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अगर मान लीजिए कोई जर्मन सिटीजन एक दूसरे जर्मन सिटीजन के साथ दिल्ली में चीटिंग करता है, एक जर्मन सिटीजन किसी दूसरे जर्मन सिटीजन के साथ दिल्ली में चीटिंग करता है, तो उस पर आईपीसी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। क्यों लगेगा? बिकॉज सर क्योंकि चीटिंग तो दिल्ली में हुई है ना, इंडिया में, विद इन इंडिया। हाँ, बिकॉज एट द टाइम ऑफ चीटिंग ही इज विद इन इंडिया। तो इंडियन टेरिटरी में जितने लोग हैं तो सब पे आईपीसी लागू होगा। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 का ओपनिंग लाइन एवरी पर्सन लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ सिटीजन लिखा हुआ है या एवरी पर्सन? एवरी पर्सन। बाकी बच्चे लोग बताइए, ये जो आप समझ रहे हैं इतना आसान, एग्जाम में यही सर दर्द करता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है, एक बार नहीं मैं 10 बार बताने को तैयार हूं, लेकिन एकदम क्लियर कर लीजिए। और आपसे एक्स्ट्रा सेक्शन 2, 3, 4 से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा राजस्थान में। मानसी लिख लो आज का तारीख और डेट, 1001% रहेगा। और आईपीसी का ड्राफ्ट वगैरह किसने बनाया, कब लागू हुआ, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आप लोग ये भी मान के चलिए कि आप लोग जनरल कैटेगरी में है, तो एक भी मिस्टेक, एक गलती भी बहुत भारी पड़ेगी, तो यहां समझ लीजिए। और आपसे पूछा जा रहा है तो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए हमें। अगर डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो फिर ये लॉ है, ट्विस्टेड सब्जेक्ट है। लॉ हैज नथिंग एक्सेप्ट द ट्विस्ट। तो फिर बाद में थोड़े दिन के बाद भूल जाइएगा, तभी इसको समझ लीजिए। अब चलिए एक बार हमको फिर से बताइए, कोई कैनेडियन सिटीजन किसी पाकिस्तानी के साथ मुंबई में कोई ऑफेंस करता है, तो उसका मुकदमा कहाँ चलेगा? इंडिया में एवरी पर्सन लिखा हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक? सेक्शन 2 के मुताबिक। कोई कैनेडियन सिटीजन कनाडा में किसी इंडियन सिटीजन के खिलाफ कोई ऑफेंस करता है, तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा? कनाडा में। हाँ, उस पे। लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी कनाडियन के साथ कोई ऑफेंस कनाडा में करता है, तो क्या इंडियन सिटीजन पे मुकदमा इंडिया में चल सकता है? ये कौन से फोर में चल सकता है। सेक्शन 4 के कौन से क्लॉज में? क्लॉज 1। इंडियन एयरलाइंस के इंडियन एयरलाइंस तो इंडिया से बाहर नहीं जाते। एयर इंडिया के जहाज पर हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पे है?
लंदन एयर इंडिया के जहाज पे किसी ऑस्ट्रेलियन ने किसी जर्मन से कोई छेड़खानी कर दी, तो उस ऑस्ट्रेलियन पे मुकदमा कहाँ चलेगा? जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में? इंडिया हाँ, जर्मनी में भी चल सकता है अगर जर्मनी का लॉ है वैसा। तो अब जर्मनी में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि हर चलिए इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमारा आईपीसी का जो सेक्शन 3 और 4 है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा, हर कंट्री ने अपने पीनल लॉ को रिजर्व कर रखा है अपने सिटीजन के लिए और अपने शिप और एयरक्राफ्ट के लिए। तो हम लोग आईपीसी में कोई नई चीज नहीं पढ़ते हैं, हर कंट्री का मोर और लेस ऐसा ही कानून। तो अब क्वेश्चन इज कि एयर इंडिया का विमान है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उस पे आईपीसी लागू हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि अब 1 to 4 में कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बताइए। अच्छा, सेक्शन 5, certain laws not to be affected by this act। इसे क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हमारी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की, पढ़ाने की, तो थोड़ा सा जान लीजिए। पढ़िए सेक्शन 5 को। Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny or desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of Government of India or the provisions of any special or local law। हाँ, तो कुछ ऐसे लॉ जो हैं वो आईपीसी से अफेक्टेड नहीं होंगे, जैसे कि म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स। तो आईपीसी में जो पनिशमेंट दिया हुआ है डिजर्शन ऑफ ऑफिसर का, डिजर्शन का बहुत ही कम पनिशमेंट है, लेकिन डिजर्शन का पनिशमेंट आर्मी एक्ट में बहुत ज्यादा है, कोर्ट मार्शल जिसके तहत होती है। तो ये कह रहा है कि आईपीसी जो अफेक्ट नहीं करेगा दूसरे एक्ट को। तो आईपीसी जो है खासकर म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स who are into the service of Government of India or the provisions or any special or local law। तो आईपीसी is not in contradiction with other law। आईपीसी ऑफेंस सिर्फ आईपीसी में ही नहीं है, बहुत सारे ऑफेंस जैसे पीसी एक्ट में है, एससी एसटी एक्ट में है, पॉक्सो एक्ट में है, बहुत सारे, सभी के सभी ऑफेंस आईपीसी में नहीं दिए हुए। नारकोटिक ड्रग्स का ऑफेंस है, वो आईपीसी में नहीं है। तो आईपीसी बहुत पहले का बना हुआ है, 1860 का। उस समय नारकोटिक वगैरह में के ऑफेंस कम होते थे, एससी एसटी एक्ट के ऑफेंसेज रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे थे। पॉक्सो एक्ट तो हाल फिलहाल में आया। हमारे
अगर किसी मेल चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज किसी फीमेल के द्वारा हो रहा तो देयर वाज नो लॉ। पॉक्सो एक्ट में मैं आपको बताऊंगा नीड एंड नेसेसिटी फॉर पासिंग द पॉक्सो एक्ट। तो सेक्शन 5 सिर्फ इतना ही कहता है कि आईपीसी के द्वारा म्यूटिनी या डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर, एयरमैन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है या एनी स्पेशल या लोकल लॉ वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज ओनली आपको मैक्सिमम होगा तो कौन सा ऑफेंस आईपीसी के द्वारा अफेक्ट नहीं होगा, तो म्यूटिनी या डिजर्शन। तो इसको एंड डिजर्शन नॉट अफेक्टेड बाय आईपीसी। ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्शन 5। अब चैप्टर 2 है सीआरपीसी का, तो आज टाइम ही नहीं है। थोड़ा आज पहला क्लास था तो थोड़ा सा इसी को देख लो। सेक्शन 6 definition in the code to be understood subject to exceptions। तो जो ऑफेंस का डिफिनीशन है वो समझना है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। पढ़िए सेक्शन 6 को। Definitions in the code to be understood subject to exceptions. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. तो अब जैसे आप जनरल एक्सेप्शन में देखेंगे कि जेंडर, नंबर, मैन, वुमेन, पर्सन, पब्लिक, क्वीन, ये सारी चीज जो आगे ऑफेंस है तो वहां पे रिपीट नहीं किया गया है। जो हर ऑफेंस इज टू बी रेड इनटू द लाइट ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो एवरी डिफिनीशन एंड एवरी penal provision shall be understood subject to exceptions provided under general explanation। तो लिखने का लैंग्वेज है। तो जो भी ऑफेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस के ही लाइट में। जनरल एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जनरल एक्सेप्शन कहां से शुरू होता है आईपीसी में? 76। और जनरल एक्सप्लेनेशन कहां से शुरू होता है? 252। तो जनरल एक्सप्लेनेशन भी एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें सेक्शन 6 में ये वर्ड यूज किया गया शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन चैप्टर इंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। तो every definition, penal provision shall be subject to the exceptions contained in जनरल एक्सेप्शंस। तो जितने भी पीनल प्रोविजन है, जितने डिफिनीशन ऑफ क्राइम है, इट इज टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस। और ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन में मीनिंग दी हुई है तो ये मीनिंग थ्रू आउट आईपीसी रहेंगे। इसके कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। पढ़िए इलस्ट्रेशन ए।
The sections in this code which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences, but the definitions are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age. ये डोली इन कैपेक्स कौन से सेक्शन में है ये? 52 से। तो ऑफेंस को हम समझेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन। अगर 6 साल का बच्चा कहीं से कोई चीज चोरी कर लिया तो उस पे चोरी का मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो भी है ऑफेंस, इट हैज टू बी अंडरस्टूड इनटू द सेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, क्योंकि हर ऑफेंस के साथ वो रिपीट नहीं किया गया है, एक जगह दे दिया गया है। दूसरा पढ़िए। A police officer without warrant apprehends Z, who has committed murder. Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offence which is done who is bound by law to do it. हाँ, तो बाउंड बाय लॉ ये आपका 76 में है, और 79 में क्या है? जस्टिफाइड। हाँ, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो जो भी ऑफेंस हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन, और वो जनरल एक्सेप्शंस को प्रूव करने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर केस ऑफ एक्यूज फॉल्स विद इन जनरल एक्सेप्शन, Accused person. यस सेक्शन, यस सेक्शन The Indian Evidence Act 55 के अकॉर्डिंग 105 के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अब सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विथ एक्सप्लेनेशन। तो जेंडर का उसी तरह से डिफिनीशन दिया, ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन। तो कोई फीमेल एक्यूज है तो उसे हम ही लिख सकते या नहीं लिख सकते? The pronoun he and its derivatives are used of any person. ये he का डेरिवेटिव क्या है? he का डेरिवेटिव, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा राजस्थान के लिए। नाउन, प्रोनाउन, डेरिवेटिव। ही का डेरिवेटिव हिम होगा। Yes, sir. Him or his. तो जेंडर जो है ही यूज होगा किसी के लिए भी। इससे पूछता है कि जेंडर का सेक्शन क्या है, तो पुराना ढर्रा है, पूछा जा सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। नंबर, तो नंबर unless the contrary appears from word importing singular number, जो सिंगुलर नंबर है उसको प्लूरल नंबर भी माना जाएगा। मैन, वुमेन, तो ए मेल ह्यूमन बीइंग, ए फीमेल ह्यूमन बीइंग। पर्सन, तो पर्सन का डेफिनेशन क्या है? पढ़िए। The word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not. हाँ, तो ये डिफिनीशन जैसे जैसे दिया हुआ है इसको उसी तरह से याद कर लीजिएगा। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आपका और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इंडिया। अब इंडिया का जो एक्सक्लूडिंग है, अब JNK इंक्लूडेड है।
तो बाकी जो इसमें डिफिनीशन है जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब हम लोग कल करेंगे। ये आज आपका एक जस्ट बिगिनिंग था। क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन आपको आज का? Yes, sir. हर आदमी को लिखना है। अभी से आप लिखते चलेंगे तो मेंस पे प्रेशर नहीं रहेगा। तो इन सर्कल कर दिया गया है। बाकी अपने रेगुलर क्लास में शाम को 5 बजे फिर हम लोग मिलेंगे सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के बाद राजस्थान वाला ही सिलेबस शाम में भी लगा देंगे तो और जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या सीपीसी हम लोग बहुत आगे चल जा चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी आगे जा चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है।